दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन जीएस के लगाएंगे और इन 10 क्वेश्चनों में मैं आपसे बात करूंगा कि इन 10 क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनको देख के आपको आंसर करने हैं। लगभग आपको 15 सेकंड का टाइम कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे इस तरीके से टाइमर चला दिया जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ, हमको ये क्वेश्चन का आंसर 15 सेकंड में देना है। मेरी बात क्लियर रहेगी आपको? तो आज की इस सीरीज में, इस जीएस के क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैं उसको डिटेल में भी आपको बताऊंगा। जैसे इस टाइप की स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पे आएगी, कुछ देखिएगा, क्लियर हो रहा है? इस तरीके की स्लाइड भी आपके सामने आएगी, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मुगल बादशाह, ठीक है, अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो आपके सामने ऑप्शन है 1666, 1789, 1605 और 1540, ठीक है? तो आपका टाइम शुरू होता है अब। अगले 15 सेकंड में आपको इसका आंसर करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के हम लोग सही आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है? देखिएगा, इसका जो सही आंसर है, ओके, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1605। आइए इसके डिटेल को भी देखते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन के डिटेल को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि हाँ, इसमें क्या क्या डिटेल्स दिए गए हैं। तो देखिएगा, लिखा है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु, ठीक है? पूछा भी गया है तो मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पे देखो ईयर क्या लिखा है, 1605। आगे देखो पेपर में और भी किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? पूछा जाता है कि अकबर को, ठीक है, कहाँ पे दफनाया गया था। तो देखो यहाँ पे एक नाम लिखा है, आगरा के निकट सिकंदरा में, ठीक है? याद रखना ये सिकंदरा वाली पॉइंट, यहीं पे अकबर को दफनाया गया था। और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो पेपर में पूछे जा चुके हैं वो पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। देखिए लिखा हुआ अकबर का जन्म, पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ देखो 15 अक्टूबर 1542 को। एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ किस जगह पे हुआ था, कौन से राजा के महल में हुआ था, ये सब भी पूछा जाता है। तो यहाँ देखो लाइनें लिखी हैं, अमरकोट के राजपूत राजा वीरसाल, ठीक है, के महल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के राजपूत राजा वीरसाल के महल में हुआ था। आगे जो और भी पॉइंट्स हो सकते हैं उसको आप पढ़िए। अकबर ने जो सर्वप्रथम कक्षवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। पूछा जाता है सबसे पहले जो राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था वो किससे किया गया था? तो ये कक्षवाहा, ठीक है? और आगे की लाइनें, अकबर कौन से मत से संबंधित थे, किसमें उनकी आस्था थी? तो सूफी मत में था, ठीक है? सूफी मत में अपना आस्था जताते थे। और चिश्ती संप्रदाय, यहाँ देखिए लिखा हुआ, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय का समर्थन दिया था, ठीक है? चिश्ती संप्रदाय को क्या किया था? समर्थन दिया था। जो वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाते थे, ठीक है? तो इसीलिए वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित भी थे। क्लियर रहेगा इतनी बातें? लास्ट के पॉइंट देखिए, 17 मई 1540 को कन्नौज का विलग्राम का युद्ध में क्या हुआ था? हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था। बहुत पूछा जाता है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, ठीक है? तो क्लियर रखिएगा, 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को शेरशाह ने क्या किया था? पराजित कर दिया था। क्लियर रहेगा? थोड़ा डिटेल में वीडियो, इसीलिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको भी अच्छा लगे कि हाँ भाई 10 क्वेश्चन मिला, लेकिन एकदम बहुत अच्छे से नॉलेज दिया गया है, ठीक है? और मैं आपसे एक बात कहूँ, ये वीडियो सच में बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये क्लास आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी अल्टरनेट डेज पे या जब भी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो तो आप चेक करते रहा करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चलेगा और एग्जाम तक ऐसा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सारे एसएससी के जितने भी आपके एग्जाम है उन सारे एग्जाम के लिए ये यूजफुल रहेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही, ठीक है, नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, जहांगीर ने किया था, अकबर ने किया था या शाहजहां ने किया था? आपको दे दिया जाता है टाइमर, 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इस 15 सेकंड में आप इसको लगाइए, फिर मैं आपको इसका डिटेल देता हूं। आपको बताना है दीन ए इलाही धर्म की जीवन शैली या धर्म की शुरुआत किसने की थी।
चलिए आपका टाइम अप होता है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपको क्लियर? इसका करेक्ट आंसर है अकबर। ठीक है, अकबर ने क्या किया था, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। मैं इसका आपको डिटेल देता हूं ताकि और भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, देखना यहाँ पे लिखा हुआ दीन ए इलाही नाम की एक जो नई जीवन शैली थी, ये किसके दरबार में शुरू हुई थी, या कह सकते हैं किसके जीवन धर्म शैली में थी, तो आप कहेंगे अकबर में। ठीक है, आगे देखिए लिखा दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला अगर पूछा जाए प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम या अंतिम हिंदू शासक की बात की जाए तो भाई वो थे राजा बीरबल। ठीक है, वो कौन थे, राजा बीरबल। आगे देखिए महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए बीरबल का असली नाम क्या था तो बोलेंगे महेश दास। ठीक है, उन्हीं को क्या किया गया था, उन्हें ही बीरबल की पदवी दी गई थी या बीरबल कह के बुलाया जाता था। कहानियां आपने सुनी होगी, बहुत सारी फेमस है। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है कि ये बताइए कि दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। 1582 ईस्वी में क्या किया गया था, दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। बहुत पूछा गया है पेपर में, इसको तो आप लिख डालिए अपने थे। ठीक है, अगला देखो लिखा है इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था। अगर पूछा जाए ये जो दीन इलाही धर्म का पुरोहित किसे बनाया गया था तो भाई ये अब्दुल फजल थे। ठीक है, अगला सम्राट के बाद, ठीक है, 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। अगली लाइन देखिए उपनिषद का फारसी अनुवाद, बहुत पेपर में पूछा गया। आगे देखिएगा क्या है, जो उपनिषद हैं, ठीक है, इनकी अगर फारसी अनुवाद की बात करें तो किसने, शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक से किया था। तो किसने किया था, तो अनुवाद कराया था शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने। ठीक है, सिर ए अकबर के शीर्षक के नाम से। अगला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जाता है, आपने गालिब का नाम सुना है, मिर्जा गालिब का। ठीक है, तो मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय के समय दिल्ली में रहते थे। बहुत पूछा जाता है पेपर में कि मिर्जा गालिब जो है वो किसके समकालीन है या किसके दरबार में रहते थे, तो आप बताएंगे बहादुर शाह द्वितीय के। ठीक है, मजा आ रहा है इस सीरीज में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने ऐड भी किए हैं और 10 क्वेश्चन ही है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज्यादा समय ले लेंगे। लेकिन ये है कि जितने भी देर की ये क्लास रहेगी आपके लिए डिटेल्ड क्लास है, मजा आ जाएगा आपको ये क्लास ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आखिरी में कि कितना अच्छा लगा ये सीरीज। क्वेश्चन के साथ वो जो आपको डिटेल मिल रहा है वो बहुत शानदार है। ठीक है, देखना हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर, ठीक है, भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है कि भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। बताना है, ऑप्शन आपके पास है राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और है हरियाणा। बताइएगा, आपके टाइम शुरू होते हैं अब। रंगपुर भारत में, ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में है। चलिए आपका टाइम अप होता है और अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो रंगपुर वाले की अगर बात होगी तो इसका ऑप्शन जो हम लोग लगाएंगे वो रहेगा गुजरात। क्या लगाएंगे, गुजरात। इसका डिटेल भी देख लीजिए ताकि आपको और मजा आए। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर है, ठीक है, ये भारत के वर्तमान गुजरात राज्य में है। क्लियर है, वर्तमान गुजरात राज्य में। रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ा, ठीक है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। पूछा जा सकता है तो आप इसको ध्यान रखिए कि काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है रंगपुर। वैसे गुजरात ही पूछता, वो आपको ध्यान रखना है। अगला है रंगपुर से पाषाण कालीन उपकरण भी प्राप्त हुए थे, ध्यान रखें। गुजरात जिले से, ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल जैसे लोथल, सुरकोदरा, धौलावीरा, देशलपुर, कुंताशी, रोजदी आदि से मिले हैं। बहुत ज्यादा जरूरी क्या आपको ध्यान रखना है कि इस धौलावीरा को याद रखिएगा। सुतकोंगे डोर बोलते हैं, सुतकोटदा बोलते हैं, लोथल बोलते हैं। ये तीन तो आपके लिए एकदम रामबाण, इन तीनों को याद रखो कि ये गुजरात स्थल से मिले हैं। क्लियर रहेगी मेरी बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन पे। ऐसे ही आपको कराया जाएगा, टोटल 10 क्वेश्चन की सीरीज ही रहेगी हमेशा। ठीक है, अगली बार से यहाँ लिख दूंगा टॉप 10।
ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है? 5, 10, 16, 13। तो आपको टाइमर दे दिया है ताकि आप लगा पाए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, 15 सेकंड आपके पास है। ये बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है। चलिए देखते हैं, टाइम अप हो गया। तो भाई देखो, इसका जो आंसर करेक्ट है वो क्या है? इसका आंसर करेक्ट है एकदम, वो है 10। ठीक है, 10 मंडल या पुस्तक के आगे देखिएगा, इसमें कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे आपको, तो मजा ही आ जाएगा इसमें भी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऋग्वेद के पुस्तकों या मंडलों में कितना विभाजित है? 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित है। ऋग्वेद का दूसरे से 7वें मंडल सबसे प्राचीन है। कभी अगर पूछ ले आने वाले दिनों में, क्योंकि आप लूसेंट वगैरह में भी देखते होगे, इतना डिटेल ऋग मंडल के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लाइनें मिसिंग रहती हैं, तो वो लाइनें आप यहाँ से पा सकते हो कि ऋग्वेद का जो दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। अगला देखो, ऋग्वेद का जो 1, 8 और 9 ये तीनों की बात कर रहा है, और 10वां मंडल दूसरे और सेकंड से लेके 7वें मंडल के बाद रचना हुई थी। अगला लिखा है ऋग्वेद के 7वें मंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 7वें मंडल में क्या है? 10 राजाओं के युद्ध के बारे में बात हुई है, 10 राज्य। ठीक है, याद रखिए ये किस मंडल में है? ये 7वें मंडल में है, 10 राजाओं का युद्ध। आखिरी लाइन इसकी देखिए, 10वां मंडल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये 10वां मंडल कई बार पेपर में पूछा है। पुरुष सूक्ति वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल में है? रट डालिए, याद कर डालिए, बहुत पूछा गया पेपर में। तो 10वें मंडल में है, साथ ही साथ 10वें मंडल है पुरुष सूक्ति और वर्ण व्यवस्था की बात हुई है। आ जाते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता। ठीक है भाई, महात्मा गांधी और डैश के बीच में हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया था। ठीक है, अनशन समाप्त किया था। ऑप्शंस हैं बी.आर. अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन, जवाहरलाल नेहरू। चलो टाइम शुरू करते हैं, बताइएगा। 15 सेकंड आपके पास है। ये बताना है कि ये पूना समझौता किन के मध्य हुआ था। ठीक है, बहुत आसान सा है, अगर पढ़ा होगा तो बता सकते हैं। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर ले लेते हैं हम लोग। इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए वाला ऑप्शन, बी.आर. अम्बेडकर, मतलब कि भीमराव अम्बेडकर। आइए कुछ डिटेल की बातें कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। सॉरी, देखो यहाँ पे बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले देखो, जो समझौता हुआ था वो किसके बीच हुआ था? भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। याद रखिए पूना समझौता हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया था? अपना अनशन समाप्त किया था। अगली लाइन, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य डेट लिखो, याद करो डेट, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछा गया है कि पूना समझौता किनके मध्य हुआ? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। डेट बताओ, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अगली लाइन, पूना समझौता के तहत दलित वर्गों के विधानसभाओं में सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ के कितना हो गया? 147 हो गया। अगली लाइन, केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की 11% से बढ़ा के कितना हो गया? 18%। इतनी बातें क्लियर? 6 नंबर क्वेश्चन देखो, मजा आ रहा होगा ना, आना चाहिए मजा। ठीक है, सॉरी 6 हो चुका है ना शायद, अब ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे देखो, लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला अधिवेशन का आयोजन मुंबई में किया। ठीक है, तत्कालीन बंबई व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया था। आपको इसमें से बताना किस डेट में किया था। जनवरी 84 में हुआ था, मतलब 1884, नवंबर 1906 में, अक्टूबर 1882 में, दिसंबर 1885। ये आपके लिए टाइमर आ गया 15 सेकंड का, बताइएगा इसका आंसर एग्जैक्ट में क्या होगा। डिटेल देख के देखिए, कहा गया कि व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता थी, बंबई मतलब मुंबई में हुआ था, पहला अधिवेशन था। टाइम अप होता है। अब इस 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। बहुत अच्छे से आसान से हमको पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं था। क्यों नहीं सोचना था? क्योंकि हमारे पास सिंपल सा आंसर 1885, एकमात्र ऑप्शन दिसंबर 1885। आइए डिटेल ले लेते हैं इसका। देखो भाई डिटेल आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिसंबर 1885। ठीक है, आगे कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन बंबई के कहाँ पे हुआ था भाई? ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पूछा गया है भाई कि ये जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था किस कॉलेज में हुआ था या कहाँ पे हुआ था? तो बंबई के स्थित ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगली लाइन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, ठीक है, पूना में होने थे, लेकिन लोग फैलने के कारण, लोग की रोग, वो रोग फैलने के कारण होगा। वो टाइपिंग का कुछ एरर है, मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन लोग फैलने के कारण बंबई में हुआ, वहां पे शायद रोग होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक डिटेल को चेक कर लेंगे कि यहाँ पे क्या बात है। ठीक है, किसी को अगर क्लियर होगा तो कमेंट करके जरूर बताएगा। ओके, आगे कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, 72 लोग आए थे। ओके, ये क्लियर रखना है आपको। अगला पॉइंट, मुझे भी इसमें अगर इसके आगे की पॉइंट्स मिलते हैं तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड बांध उड़ीसा, टिहरी बांध उत्तराखंड, सरदार सरोवर बांध गुजरात। बताएं, आपके टाइम शुरू होते अब। इसीलिए देखो पहले मैं इसमें 20 क्वेश्चन ऐड कर रहा था, फिर मुझे लगा भाई जब आप डिटेल भी बताओगे तो थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, तो 10 क्वेश्चन केवल। ठीक है, चलिए आपका टाइम अप होता है, इसमें आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें आंसर आपको मिलेगा टिहरी बांध। बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है, याद भी आपको होगा। ठीक है, टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है उसी को आप क्या कहते हैं? भारत का सर्वोच्च बांध है। ठीक है, अगली लाइन, टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, बहुत बार पूछा गया है कि किस जिले में है, तो गढ़वाल जिले में। ठीक है, भागीरथी और विलांगना नदी, ठीक है, विलांगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो 261 मीटर तथा लंबाई कितनी है? 575 मीटर। कभी भाई अगर ये सब पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, वैसे पूछा जा सकता है तो आप ध्यान रखिए कि उसकी ऊंचाई क्या है। ठीक है, 261 मीटर, लंबाई भी पूछे तो 575। भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पे, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि भाई ये भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है, तो सतलज नदी पर है। ठीक है, अगला देखिए, भाखड़ा नंगल बांध जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसमें से अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता इसमें से कौन सा भारत का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है या योजना है, तो आप कहते भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, अगली लाइन, भाखड़ा नंगल बांध जो है भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा सीधे गुरुत्वीय बांध तथा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, मतलब सबसे पहला जो है टिहरी है, उसके बाद जो है भाखड़ा नंगल है। ठीक है, आगे देखिएगा, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य महानदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिहरी बांध है वो उत्तराखंड में है। आगे देखिए, ये जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर है भाई? तो महानदी पे है। इसमें जो जो पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए हैं, क्योंकि ये सब जो पॉइंट्स दिए गए ये सब पेपर में आ चुके हैं। जो कोई एक्सपीरियंस होल्डर होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा, कमेंट करके बताएगा कि एक्चुअल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये सारे ही पूछे गए हैं। अपने अनुभव से मैं ये बता पा रहा हूँ आपको, बहुत सारे पेपर लगाने के बाद ऐसा लगा कि ये सब पूछा जा चुका है। अगला देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पे है। पूछा जा चुका है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो भाई नर्मदा नदी पे है, गुजरात में। पूछा जा चुका है हीराकुंड बांध किस नदी पे है, महानदी में है, महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पे है, किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। ठीक है, आगे चलता हूँ, मजा आ रहा है ना, मजा आएगा इसमें। ठीक है, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तारिणी चरण चट्टोपाध्याय, रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर, नातेशा शास्त्री। आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बताइएगा कि इस 15 सेकंड में इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और आज का सेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब आपका टाइम अप हो जाता है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। मैं इसके डिटेल में आपको ले चलता हूं, वहां से देखिएगा। यहाँ पे आपके पास आंसर है 1905 में भारत माता की जो प्रख्यात छवि है अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। और भी लाइनें लिखी है उसको देखिए। भारतीय संविधान में चित्रों का संकलन अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ही किया गया था। अगर भारतीय संविधान में भी चित्रों का संकलन की बात होगी तो वो भी अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ही किया गया था। यहाँ देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में नव्य कला, ठीक है, आंदोलन कहा जाता है। उनके मतलब नेतृत्व में नव्य कला आंदोलन कहा जाता है, इसको भी याद रखिए। आगे लाइन है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड गैलरी की स्थापना जो की थी वो भी अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। यहाँ देखिए एक नंबर लिखा है, मैं आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, अगली लाइन देखिए 1907 ईस्वी में राजस्थान के किशनगढ़ शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रवि वर्मा केरल के राजा जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। किस राज्य से रवि वर्मा है? तो केरल राज्य, यहाँ राज्य होना चाहिए। ठीक है, केरल के राजा जो चित्रकारी के लिए। ठीक है, कितने पॉइंट्स क्लियर रहेंगे आपको? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? ये तो बड़ा सिंपल सा होना चाहिए। चलो देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। आपको टाइम दे दिया जाता है, इस टाइमर में 15 सेकंड आपको दिया जाता है। बताइएगा क्या होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आपका टाइम अप होता है। देखिएगा इसका सही आंसर है दोस्त, इसका सही आंसर आपको पहले से ही पता है, INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, कुछ डिटेल्स है, आइए देख लेते हैं। देखिए जो डिटेल्स है वही है 1885 में स्थापना, जो भारत में स्थापित सबसे पुराना दल है, जो कई बार विभाजित भी हुआ। जाहिर सी बात है, जब इतने लंबे पुराने साल का ये पार्टी है तो ऐसा भी हुआ होगा। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में किया गया था। स्थापना का श्रेय किसे जाता है? वो ह्यूम को जाता है। अध्यक्ष कौन थे पहले? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। समाजवादी पार्टी की बात होगी तो 1992, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात होगी तो 1999, बहुजन समाजवादी पार्टी को 1900 पूछा नहीं जाएगा कभी। बीजेपी की स्थापना 1980 में, ये याद रखो। ठीक है, बीजेपी की स्थापना 1980। कब बुला के लोग पूछ लें अपने बारे में, कुछ पता नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। महावेली गंगा की कहाँ की सबसे लंबी नदी है? ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। आपका टाइम शुरू होता है, आप बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10 क्वेश्चन हम लोग 25 मिनट में कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? डिटेल के साथ वो भी। ठीक है, चलिए आपका टाइम अप होता है। इस क्वेश्चन का आंसर लेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्त श्रीलंका। ठीक है, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। आइए इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिटेल्स। तो महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ये हुआ क्लियर। अगला पॉइंट है, श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित द्वीप देश है, क्लियर है। श्रीलंका की सबसे बड़ा बंदरगाह कोलंबो बंदरगाह, इसको याद रखो। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलंबो बंदरगाह। श्रीलंका में बेद्दास जनजाति पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि ये जो जनजाति है बेद्दास कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में। आगे देखो एक नदी है कर्नाली नदी, नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कभी पेपर में पूछा जाए कि ये बताओ कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताओगे कर्नाली। ठीक है, सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। पूछा जा सकता है सिंधु नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है भाई, तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी। ऐसे मानस नदी है जो भूटान की सबसे लंबी नदी है। चलो, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको डेली क्लासेस या अल्टरनेट डेज पे मिलती रहेंगी। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है,
तो आप जरूर ज्वाइन करें। ये सीरीज यूट्यूब पे चलती रहेगी। बाकी क्लासेस जीएस की कंडक्ट कराई जा रही है। स्टार्ट करना था 5 नवंबर को ही, स्टार्ट लगभग होने को अब है, ठीक है। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। जीएस वाले फैक्टर से भी आपके एग्जाम तक का मतलब 1 साल तक वैलिड रहेगा। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश ग्रामर ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी स्टेनो के लिए, तो आप इंग्लिश की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग की क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। इस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी क्वेश्चंस वाइज, ताकि आपको काफी हेल्पफुल रहे और एग्जाम में काफी मदद मिल सके इसकी, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।